हेलो गाइस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने पहले पढ़ लिया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था कि किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा एट एनोड और कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। लेकिन अब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि कितने अमाउंट में वो प्रोडक्ट बनेगा एट एनोड और कैथोड। तो क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स में हमारा मतलब रहता है कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा एट एनोड और कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब ये अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को मास में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर गैस रहे तो वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमको बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि मास, मोल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन क्या है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, मोल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे आपको याद हो मोल क्या होता है। मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है जिसमें जो है उस सब्सटेंस के पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.02 इन 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अगर इतना पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का है तो इतने उस सब्सटेंस के अमाउंट को क्या बोला जाता है, 1 मोल, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। और इस नंबर को बोला जाता है 6.02 10 पावर 23 को एवोगाड्रो नंबर और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल का रिलेशन पता हो मास के टर्म में तो क्या होता है, मोल इक्वल्स टू एन इक्वल टू बाय मास बाय मोलिकुलर वेट। मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल का मोल निकालना है तो मास बाय मोलिकुलर वेट, और या एटम है तो और एटॉमिक वेट। दोनों में से कोई हो सकता है, एटम है तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट। तो मोल और मास में रिलेशन मास अपन एटॉमिक वेट। उसी तरह जो है इसी का भाई, जिस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट या सिंपली इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे जिस तरह से ये मास अपन मोलिकुलर वेट होता है, इसी तरह जो है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास अपॉन, यहाँ पे मोलिकुलर वेट नहीं होगा, यहाँ पे होता है इक्विवेलेंट वेट। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में रिलेशन होता है मोलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है किस तरह का सब्सटेंस। हम जानते हैं कि एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट्स के लिए अलग होता है, आयंस के लिए अलग होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हम जानते हैं। तो अब इस ग्राम इक्विवेलेंट में, इस ग्राम इक्विवेलेंट में मास रहने दीजिए और इक्विवेलेंट की जगह ये पुट कर दीजिए मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। और ये मास अपन मोलिकुलर वेट क्या है, मास अपन मोलिकुलर वेट क्या है, मोल है। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो ये सब हमको आना चाहिए बेसिक। उसी तरह जो है अब मोल जो है वॉल्यूम के टर्म में, अगर गैस रहे तो वहाँ वॉल्यूम लिया जाता है। तो वॉल्यूम के टर्म में मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशन होता है, बताए हैं आपको मोल कंसेप्ट में। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर
अपॉन 22.4, ये रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। ये सिर्फ ओनली फॉर गैस है। एक मोल का रिलेशन और होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। मोल इक्वल टू एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एक फॉर्मूला ये भी होता है मोल का। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। और क्या जानते हैं हम? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? यहाँ मोल है तो यहाँ मोलरिटी है, तो यहाँ मोल है, यहाँ नॉर्मेलिटी है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी इसका मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिलेशन हमको आना चाहिए, सब रिलेशन, ताकि आगे जो है क्वांटिटी एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड फाइंड करना है, तो ये अमाउंट जो है हम कभी मास के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, कभी मोल के टर्म में, कभी वॉल्यूम के टर्म में अगर गैस रहेगा तो, और कभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। तो ये हम जो फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड, मास, मोल और वॉल्यूम और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टर्म में, इनके बीच में रिलेशन हमको ये सब पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स बना पाएंगे, क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। तो हम क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। कहाँ पे? एट एनोड और कैथोड। जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करंट प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसी का हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और यहाँ पे जो होता है अमाउंट किसके टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है? या तो मास के टर्म में, या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में, या अगर गैस रहे तो वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में, और मोल के टर्म में। और इनके बीच में हमने अभी रिलेशन देख लिया, बेसिक जो पता होना चाहिए हमको। और एक बात, और एक चीज बेसिक सीख लेते हैं। एक मोल पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सबको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्वियस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो लेकिन वैल्यू इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम होता है यूनिट किसका? चार्ज का। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अगर हम चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन देखें, 1 इलेक्ट्रॉन पे नहीं देख के 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे देखें, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मोल का मतलब कितना पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन? 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। ये एवोगाड्रो नंबर को 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा चार्ज आपका लगभग 96,500 कूलम। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। ये याद होना चाहिए, बाद में यूज करना है। और इस 96,500 कूलम को इस तरह से ड्राइव करके बताया था फैराडे ने, तो इसको 1 फेराड भी बोलते हैं, इसको 1 फेराडे भी बोलते हैं, 1 फेराडे भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में 1F, कैपिटल F। तो 1F बोले यानी कि 1 फेराडे बोले तो 96,500 कूलम दिमाग में सोचना है। और ये 96,500 कूलम या 1 फेराडे बोले तो दिमाग में रखना है कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये भी बेसिक आना चाहिए हमको। अब इतना बेसिक हम जानते हैं तो फर्दर हम जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोड पे,
इन इलेक्ट्रोलाइसिस, वो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो विदाउट द हेल्प ऑफ फार्मूला, एक विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। विदाउट द हेल्प ऑफ फार्मूला हम जो है इक्वेशन की मदद से करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मतलब फार्मूला की मदद से वहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, किसका, फेराडेज फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिसमें जिसमें बोलते हैं जिसको बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें दो लॉ होता है, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकेंड लॉ। वहाँ पे उस दोनों लॉ से दो फार्मूला ड्राइव होता है। तो एक तो उसकी मदद से हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और एक तरीका और अलग होता है, वो विदाउट फार्मूला, फेराडे फार्मूला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, उस इक्वेशन की मदद से जो है हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है बता पाते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला तरीका हम देख रहे हैं विदाउट फार्मूला, विदाउट फार्मूला देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन जो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे पता लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम आयन है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप मेटल का आयन है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का है। तो उसका चार्ज कितना वाला आयन बनाता है, कितना वाला कैटायन बनाता है, +1 वाला कैटायन बनाता है सोडियम मेटल। तो Na+ के फॉर्म में पाया जाएगा अगर ये Na का आयन रहा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो Na+ क्या करेगा, अगर रिड्यूस करेगा अपने आप को, तो वो कितना चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो वो अपने आप को रिड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और क्या बनाएगा, Na सॉलिड डिपोजिट होगा, क्या बनाएगा, Na सॉलिड डिपोजिट होगा। अगर गैस रहता कोई तो वो लिबरेट हो रहा होता, और मेटल है तो वो डिपॉजिट होगा। कोई गैस ठहरता नहीं है, वो लिबरेट बाहर निकल जाता है, और ये मेटल है तो डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल से ये आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये सोडियम सॉलिड बना लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, इन इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन जस्ट प्रायर टू एटम, जो भी डाटा होता है उसको बोलते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे सोडियम के आगे कोई सा नंबर नहीं है तो क्या है, एक मान के चलते हैं, कुछ नहीं है तो क्या है, एक से गुना है, ये एक से मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह सबके आगे एक एक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। तो यहाँ पे एक है तो वो एक क्या है, ये मोल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है तो क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ स्टोइकियोमेट्री को देख के, स्टोइकियोमेट्री को हम मोल की तरह भी यूज कर सकते हैं, हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल सोडियम आयन को डिस्चार्ज करने के लिए, 1 मोल सोडियम आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल सोडियम आयन इज 1 मोल सोडियम आयन इज डिस्चार्ज बाय 1 मोल electrons to deposit 1 mole sodium metal, 1 मोल सोडियम मेटल। और बताइए, इस अभी आपको जस्ट हमने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जब भी देखोगे तो उस पर चार्ज आपको कितना नजर आएगा, 96,500 कूलम, या इसे क्या बोलोगे, 1 फेराडे, 1 फेराडे। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 फेराडे। तो ये भी बोल सकते हैं कि फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल सोडियम मेटल 1 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल सोडियम आयन को डिस्चार्ज करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल सोडियम मेटल के डिपोजिशन के लिए 1 फेराडे चार्ज पास करवाना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा हो गया अपना, मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर अपने जनरली +2 वाले आयन में रहता है। तो +2 चार्ज है, देखिए यहाँ पे जितना चार्ज है उतना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ +2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब बाद में इसको स्टोइकियोमेट्री की तरह यूज करेंगे तो उसको मोल मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है
2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो है कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। तो यहाँ देख के क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल कॉपर आयन इज डिस्चार्ज बाय 2 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू डिपोजिट 1 मोल कॉपर मेटल। फिर उसी तरह जो है तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज है, 2 फेराडे। तो ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल कॉपर मेटल डिपोजिटेड बाय 2 फेराडे चार्ज। उसी तरह यहाँ पे एल्युमिनियम रहा, तो एल्युमिनियम जनरली +3 वाला कैटायन के फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये अपना जो है 3 है +4, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएगा और एल्युमिनियम सॉलिड बनाएगा। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन इज डिस्चार्ज बाय 3 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फेराडे चार्ज टू फॉर्म या टू डिपोजिट 1 मोल एल्युमिनियम मेटल। उसी तरह जो है 4th नंबर में क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यहाँ पे जिस तरह जैसे ही जो है सब्सटेंस बदल जा रहा है, सब्सटेंस भी यहाँ पे सोडियम है, यहाँ कॉपर है, यहाँ एल्युमिनियम है, उसी तरह चार्ज भी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। जो गिवन चार्ज है उसको डिपॉजिट करवाने के लिए सब्सटेंस को एट इलेक्ट्रोड, वो भी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। और वो जो चार्ज चाहिए वो किसके टर्म में आ रहा है, इस पे प्रेजेंट आयन के वैल्यू के टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पे 1 है, +1 चार्ज है, तो यहाँ पे 1 फेराडे है, यहाँ 2 है तो 2 फेराडे, यहाँ 3 है तो 3 फेराडे। तो अब एक जनरलाइज वे में कंक्लूजन निकालने के लिए एक जनरल मेटल एम मान लेते हैं, एक जनरल मेटल एम मान लेते हैं और उस पर +n चार्ज मान लेते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि n इलेक्ट्रॉन चाहिए, n इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये डिपॉजिट हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, मेटल सॉलिड बना लेगा। तो कोई अननोन मेटल एम है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्री n है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल m + n अननोन वाले आयन मेटल आयन को डिस्चार्ज करने के लिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू डिपोजिट 1 मोल सॉलिड m मेटल। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल सॉलिड m मेटल इज डिपोजिटेड बाय n मोल इलेक्ट्रॉन, का मतलब n फेराडे चार्ज। तो यहाँ पे एक जनरल कंक्लूजन क्या बन रहा है कि n फेराडे चार्ज अगर हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, उसके आयन के सॉल्यूशन से गुजारेंगे n फेराडे चार्ज, तो उस मेटल का कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल। कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल। तो एक कंक्लूजन बन रहा है। तो हम इस कंक्लूजन से क्या देख सकते हैं कि ऑन पासिंग NF चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन, ऑन पासिंग NF चार्ज यानी कि n फेराडे चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अननोन मेटल, किसी भी मेटल या एनी मेटल। तो ऑन पास मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से अगर हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से अगर हम NF फेराडे चार्ज पास करेंगे तो उस मेटल का कितना डिपॉजिट होगा, कितना मोल, 1 मोल या उस सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। अगर मेटल रहा तो डिपॉजिट, और मेटल गैस फॉर्म में रहा तो लिबरेटेड गैस फॉर्म में रहा तो लिबरेटेड, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हुआ तो डिपॉजिट। तो NF फेराडे चार्ज पास करने पे किसी भी सब्सटेंस का, वो इस जनरल कंक्लूजन इससे क्या मिल रहा है अननोन मेटल लैम्प से कि NF फेराडे चार्ज पास करने पर किसी मेटल का कितना मोल डिपॉजिट या किसी भी सब्सटेंस कितना मोल डिपॉजिट होता है, 1 मोल। तो क्या बोल सकते हैं, ऑन पासिंग NF चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। तो अब यहाँ पे
अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करें तो 1 फैराडे चार्ज से कितना मोल किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट और लिबरेट होगा? 1/n मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो 1 फैराडे चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से सब्सटेंस का 1/n मोल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि अगर सब्सटेंस बदला तो ये मोल भी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि एन के वैल्यू बदल जाएगा। अगर सोडियम वाला मेटल का डिपोजिशन होना होगा तो सोडियम जो है अपने +1 वाले आयंस के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। और कॉपर रहा तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा और एल्यूमिनियम रहा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर सब्सटेंस बदल गया इलेक्ट्रोलाइट में तो 1 फैराडे चार्ज पास करने पर उस सब्सटेंस का मोल जो डिपॉजिट होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो डिपॉजिट होगा, वो भी बदल जाएगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो है एन वैल्यू डिफरेंट होता है सबका, इसीलिए बदल जाएगा। तो हम एक कंक्लूजन अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि मतलब हम ऐसा देखना चाहेंगे कि यहाँ पे बार बार ये बदले नहीं, ये एन आए ही नहीं, एक कंक्लूजन प्योर कंक्लूजन बन जाए, कांस्टेंट कंक्लूजन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मोल को एक बार चेंज करके देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन होता है। मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता था? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये वाला मेटल जो आयन है इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसी का चार्ज, किसी भी आयंस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है उस आयंस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो इस मेटल का जो प्लस एन मेटल का है, अननोन मेटल, उसका वैलेंसी फैक्टर तब क्या हो गया? एन। तो यहाँ पे मोल कितना है? 1/n। ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकाले इस मोल से, इस मोल को किस में बदल लेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस में बदल लेंगे। तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस आएगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस इक्वल टू हमने पहले देखा था मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर ड्राइव करके। तो मोल कितना है? 1/n है सब्सटेंस का, और वैलेंसी फैक्टर इस सब्सटेंस कितना है? एन है। तो एन कट गया तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आया। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से हम 1 फैराडे चार्ज को पास करेंगे तो उस सब्सटेंस का हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है अमाउंट डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो एक कंक्लूजन बन गया, एक कंक्लूजन बन गया। अब ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाएंगे तो ये कंक्लूजन के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट एन वैल्यू होता था, एन का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ एन है ही नहीं, यहाँ एन खत्म हो गया, यहाँ पे एन खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट कंक्लूजन बन गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर 1 फैराडे चार्ज हम पास करेंगे तो उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट जो है डिपॉजिट और लिबरेटेड होगा एट इलेक्ट्रोड्स। तो ये कंक्लूजन हमको बनाना था। इसी कंक्लूजन की मदद से बाद में हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे फर्स्ट लॉ में फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, इसीलिए ये कंक्लूजन ड्राइव करना जरूरी था। और ये जो देख रहे हैं क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हम इक्वेशन की मदद से ही तो कर रहे हैं। इक्वेशन की मदद से हमने क्या फाइंड कर लिया कि 1 फैराडे चार्ज पास करो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट का सब्सटेंस का जो डिपोजिशन होगा वो उसका अमाउंट कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो ये कंक्लूजन हमको फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि किसी भी हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर आप 1 फैराडे को क्या बोल सकते हो? 96,500 कूलम चार्ज, या 96,500 कूलम को क्या बोल सकते हो? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स
किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 फैराडे चार्ज, 96,500 कूलम चार्ज या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास करवाओगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के सब्सटेंस का जो डिपोजिशन होगा उसका अमाउंट कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो व्हेन पासिंग द 1 फैराडे चार्ज 96,500 coulomb charge 1 mole electrolyte through the any electrolyte solution, then 1 gram equivalent of substance is deposited or liberated at electrodes। तो अब यहाँ पे ये तो बात समझ गए। अब एक बात बताइए कि हम जानते हैं कि किसी ये जो मास जो है किसी भी सब्सटेंस का उस सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट के बराबर कब आएगा? जब मोल का वैल्यू क्या होगा? 1। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या मास या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। मोलिकुलर वेट हम किसमें बताते हैं? ग्राम में बताते हैं। जैसे ग्लूकोज का बोलते हैं मोलिकुलर वेट कितना है तो बोलते हैं कि 180 ग्राम है। उसी तरह अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल 1 होगा, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो उसका जो मास या वेट निकल के आता है वो उस सब्सटेंस के किसके बराबर निकल के आता है? मोलिकुलर वेट के बराबर इन ग्राम। कैसे? तो मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ मोल कितना ले रहे हैं? 1, क्योंकि हम 1 मोल का मास निकालना चाह रहे हैं किसी सब्सटेंस के, तो 1 ले लीजिए का वैल्यू। तो यहाँ पे मास अपॉन मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे 1 है तो ये इधर आ जाएगा मोलिकुलर वेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मास इक्वल टू कितना हो गया? मोलिकुलर वेट। और ये मोलिकुलर वेट किस में आता है? ग्राम में, क्योंकि मास किस में लेते हैं? ग्राम में। तो हम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। उसी तरह यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट 1 हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट 1 हुआ, यानी कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का लेंगे तो उसका मास कितना निकल के आएगा? उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर इन ग्राम। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमने क्या बोला कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास कितना होगा? तो यहाँ पे वैल्यू 1 रख लीजिए, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बताइए यहाँ पे मास इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। और ये भी किस में होता है? ग्राम में होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट का जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के ही इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है इन ग्राम होता है। तो यहाँ पे इस कंक्लूजन से हम क्या बोल सकते हैं? इस कंक्लूजन से हम क्या बोल सकते हैं कि अभी हमने क्या बोला कि 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में तो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सब्सटेंस का डिपॉजिट इलेक्ट्रोड पे कितना होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। या बोल सकते हैं क्या कि ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज थ्रू द एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन EW ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट। इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज पास करने पर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट जो है डिपॉजिट या लिबरेट होता है, या मास में बोले तो EW ग्राम, यानी कि उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर इन ग्राम में अमाउंट जो मास है डिपॉजिट होता है उस सब्सटेंस का एट इलेक्ट्रोड। ये दोनों चीज बोल सकते हैं हम। तो यही कंक्लूजन निकालना था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर या 96,500 कूलम पास करने पर या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट या मास कितना होगा? EW ग्राम होगा। उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास होगा इन ग्राम में डिपॉजिट या लिबरेट। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया हमको क्या कि चार्ज में और सब्सटेंस के मास में। ये क्या है? चार्ज 1 फैराडे चार्ज है और ये क्या है? EW ग्राम जो है ये मास है, मास ऑफ सब्सटेंस है। तो इनके बीच में क्या आ गया? रिलेशन आ गया।
यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन में चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मास जो है बढ़ते जाए। तो हम बता पा रहे हैं ना अमाउंट के बारे में, जो हमने अभी इक्वेशन लिखा था बैलेंस्ड इक्वेशन, उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। और उसी कंक्लूजन से हम क्या बता पा रहे हैं कि अगर मान लो कि 1 फैराडे चार्ज पास करवाए, अगर 1 फैराडे चार्ज पास करवाए तो किसी सब्सटेंस का उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होगा। अगर 2 फैराडे चार्ज पास करवाए तो किसी भी सब्सटेंस के 1 फैराडे है तो ई डब्ल्यू ग्राम है, तो 2 फैराडे होगा 2 इंटू ई डब्ल्यू ग्राम, यानी कि 2 इंटू उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास इन ग्राम होगा। तो हम अमाउंट देखते ही चार्ज को बता पा रहे हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो ये कंक्लूजन एक निकल गया हमारा। अब जो है हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड हम निकालेंगे कि कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे। जो अभी तक हमने कंक्लूजन पढ़ा था अब उसी का हेल्प होगा फर्दर आगे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि किसी भी सोल्यूशन से 1 फैराडे चार्ज हम पास करेंगे या 96,500 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। और ये कैसे इलेक्ट्रॉन पास करते हैं या चार्ज पास करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोड प्लेस्ड होता है, वायर से कनेक्ट होता है, और बाहर में क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। तो इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से तो वो चार्ज जा रहा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है। आयन केटाइन माइग्रेट टुवर्ड्स गेट हो रहा है, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, और डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है। तो अमाउंट जो वहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ से चार्ज मिल रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज मिल रहा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे जो है अब हमने पढ़ लिया एक एक तरीका कि इक्वेशन की मदद से कंक्लूजन पे गए और वहां से बता दिए कि इतना फैराडे चार्ज करने पर इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब दूसरा तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला जो ड्राइव होता है वो एक लॉ से होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, उससे पहले एक चीज बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है आपका मास, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर तो मोलिकुलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। और हम जानते हैं कि मोलिकुलर वेट जो मास होता है वो कितने कब होता है, जब उस सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं। तो ये एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट किसके लिए डिफाइन है, 1 मोल। तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर भी कितने सब्सटेंस के लिए डिफाइन होगा, 1 मोल के लिए। तो वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे जो है एटम रहा, जैसे कि सोडियम एटम है, पोटेशियम एटम है, अब मोलिक्यूल रहा तो ऑक्सीजन O2 मोलिक्यूल है ना, फ्लोरीन F2 मोलिक्यूल है, नाइट्रोजन N2 मोलिक्यूल है। अब यहाँ पे जो है वैलेंसी फैक्टर हम देख लेते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। बताइए एसिड के लिए क्या होता था, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी क्या होता है एसिड का, नंबर ऑफ H+ गिवन बाय एसिड। जैसे कि एग्जांपल H2SO4 एसिड है, तो इसको तोड़ेंगे कितना H+ मिलेगा, 2H+। तो वैलेंसी फैक्टर इस H2SO4 एसिड कितना हो गया, 2। उसी तरह बेस के लिए क्या होता था, बेस के लिए याद कीजिए एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होता था, एसिडिटी होता था नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय बेस। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारा बेस है NaOH, इसको तोड़ेंगे तो कितना OH मिलेगा, एक OH-। तो इसका वैलेंसी फैक्टर NaOH का बेस का कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इसका हो जाएगा 1। तो ये हो गया एसिड और बेस का। उसी तरह वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस क्या होता था, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस क्या होता था, चार्ज ऑन डैट आयन, चार्ज ऑन डैट आयन। जैसे कि M+ आयन है तो इस पे चार्ज कितना है, +N, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका N, वैलेंसी फैक्टर N हो गया। वैलेंसी फैक्टर हमेशा एक नंबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो नंबर होता है। तो ये हो गया, तो ये आयन का हो गया वैलेंसी फैक्टर। उसी तरह वैलेंसी फैक्टर ऑफ साल्ट का बताए थे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ साल्ट का बताए थे। तो हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ साल्ट का क्या बताए थे, या तो चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो टोटल
पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे उस साल्ट में, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेंगे, दोनों में से कोई एक देखेंगे। जैसे कि हमारा एक साल्ट है NaCl, तो NaCl को पहले तोड़ेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 1, तो इसका वैलेंस इफेक्ट NaCl कितना हो गया 1, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है 1, तो इसका मतलब वैलेंस इफेक्ट कितना हो गया 1। तो किसी एक को देखना है, या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव इन द केस ऑफ साल्ट, वैलेंस इफेक्ट निकालने के लिए। और वैलेंसी फैक्टर ऑफ सम इलामेंट जो होता है, मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलामेंट जो होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलामेंट जो होता है वो इलामेंट के वैलेंसी के इक्वल होता है, इलामेंट के वैलेंसी के इक्वल होता है, जो कि आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। यहाँ पे हम कुछ लिखवा दे रहे हैं जो बार बार काम आएगा आपके। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो हम जानते हैं कि सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 1। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट का है, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2। से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो है पी ब्लॉक में है और थर्ड ग्रुप का मेंबर है, तो इसका जो है वैलेंसी कितना होता है 3। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि सोडियम जनरली जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में Na+ के फॉर्म पे आया था तो 1 वैलेंसी, मैग्नीशियम Mg+2 के फॉर्म पे आया था 2 वैलेंसी, एल्युमिनियम Al+3 के फॉर्म पे आया था 3 वैलेंसी। और उसी तरह हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का जानते हैं कि 1 वैलेंसी होता है, तो अगर H2 हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 है, तो एक एक हाइड्रोजन का एक होता है वैलेंसी फैक्टर, तो 2 हाइड्रोजन तो इंटू 2 तो 2 हो गया, तो H2 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। उसी तरह जो है O2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 2 बैलेंस इफेक्ट, तो 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका पता होना चाहिए हमको, तो 4 हो जाएगा, तो O2 का बैलेंस इफेक्ट होगा 4। उसी तरह N2 का, एक नाइट्रोजन का होता है 3 बैलेंस इफेक्टर, तो 2 नाइट्रोजन है तो इंटू 2 तो कितना हो गया 6, तो N2 का बैलेंस इफेक्टर हो जाएगा 6। उसी तरह क्लोरीन का, Cl2 का, तो एक क्लोरीन का होता है, एक 2 क्लोरीन है तो इंटू 2 तो 2, तो Cl2 का हो गया बैलेंस इफेक्टर 2। तो ये सब हमको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, ताकि बाद में हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से बना पाए। तो ये हम देखें। अब हम क्या बता रहे थे आपको कि अभी हमने इक्वेशन की मदद से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है फाइंड किया, और एक कंक्लूजन वहां निकल के आया था कि 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, या उस सब्सटेंस का मास जो है उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा इन ग्राम। ये कंक्लूजन निकाला है हमने। हम इसी कंक्लूजन का यूज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा मेथड से अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और वहाँ से ड्राइव होगा उसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, वो गिवन बाय माइकल फैराडे। तो वहाँ से 2 रूल निकल के आएगा, 2 लॉ, एक फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें 2 फॉर्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो है फैराडे, यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय माइकल फैराडे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके हेल्प से हम जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से ही जो है हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे 2 लॉ होता है, एक होता है फर्स्ट लॉ, हम पहले देख रहे हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे फर्स्ट लॉ नहीं बोलना है, फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगाना है, कि फेराडे लॉ दूसरे जगह भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी होता है, इसीलिए यहाँ पे पूरा पूरा फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बोलना है। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है, तो ये किस ऑब्जर्वेशन से आया है, तो अभी एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाते हैं ये कैसे आया। अभी हमने देखा कि 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट और लिबरेट होगा उस सब्सटेंस के EW ग्राम के मास के इक्वल होगा। तो अब इस कंक्लूजन से क्या हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 फैराडे पास किए तो 2 इंटू EW ग्राम मास डिपॉजिट और लिबरेट होगा, अगर हम 10 फैराडे पास किए तो 10 इंटू EW ग्राम मास
ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं इस कंक्लूजन से कि जैसे जैसे जो है हम चार्ज के अमाउंट को जो पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट सोर्स, अगर चार्ज के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है एट इलेक्ट्रोड वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास को यहाँ पे W से हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, मास और वेट एक ही चीज़ होता है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ एक कंक्लूजन निकल के आया, और इसी को क्या बोलते हैं, फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया फेराडे फर्स्ट लॉ में कि जो भी मास डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एट द इलेक्ट्रोड, उसका जो अमाउंट होता है मास का वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना आपने चार्ज पास किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट सोर्स थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, वेट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे weight of substance deposit or liberated at electrode is directly proportional to charge passed through electrolytic solution। क्योंकि अभी देख रहे थे जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा था वैसे वैसे मास जो है ऑफ सब्सटेंस बढ़ रहा था जो डिपॉजिट हो रहा था। तो मास या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हम जानते हैं कि कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लगेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जैड से डिनोट करेंगे। ये जैड जो होता है, ये जैड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बताइए क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज को जनरली हम किस यूनिट में लेंगे, कूलम में। और क्यू इक्वल टू हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू टी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड इंटू आई इंटू टी। तो ये जो है ना फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर्मूला। और ये किससे आया, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से आया, उसके स्टेटमेंट से ये ड्राइव हुआ। तो यही हमको फाइंड करना था। और यहाँ पे जो है आई करंट, करंट किस में लेते हैं, करंट जो है हम एम्पियर में लेते हैं, एम्पियर में। और टाइम जो है हम सेकेंड में लेते हैं, टाइम किस में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। अब यहाँ पे ये जेड जो है, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको EQ भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये जेड जो है, ये जेड क्या होता है, तो जेड क्या होता है ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप जो है W इक्वल टू क्या है, जेड क्यू। तो आप क्या कीजिए, इफ आप जो है इफ 1 कूलम चार्ज पास करवाइए। अब कितना चार्ज पास करिए, 1 कूलम चार्ज। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो यहाँ वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट वो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इफ करंट आपका कितना रहा, 1 एम्पियर, और टाइम कितना रहा, 1 सेकेंड, तब भी आपका जो है वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कितने के इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, या व्हेन 1 कूलम इज चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वही क्या हो जाता है, कितने के बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नहीं है,
जब हम एक करंट एम्पियर फॉर 1 सेकेंड पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो जितना मास डिपॉजिट होता है उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या 1 एम्पियर 1 सेकेंड की जगह हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज पास अगर हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तब जितना मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, वही कितने के बराबर निकल के आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर निकल के आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं। तो जेड के बारे में पता चल गया। अब जेड का हम ना वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या बोला, जेड क्या होता है कि जब हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो जितना मास डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि जेड बोलते हैं। तो हम जानते क्या है कि अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे, अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस के कितना मास डिपॉजिट होगा, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास इन ग्राम डिपॉजिट होगा। और 1 फैराडे चार्ज में कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास जो है इन ग्राम डिपॉजिट होता है। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज, हम ये 1 कूलम चार्ज क्यों पास करवा रहे हैं, क्योंकि ये निकालने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चार्ज निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज पास कराएंगे तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो होगा E W/96,500 ग्राम मास डिपॉजिट होगा। और ये 1 कूलम चार्ज पास करवाने पर जितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू निकल के आया ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू लिख सकते हैं EW/96,500। तो ये हमारा क्या निकल के आया, फॉर्मूला किसका, जेड का। तो जेड जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट होता है जब 1 कूलम चार्ज पास करवाया जाता है। तो ये जेड का वैल्यू ड्राइव हो गया यहाँ से, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, ये आपका हो गया। और बताइए 96,500 को फैराडे एफ भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EW/F। तो जेड का फॉर्मूला 2 हो गया, एक तो ये हो गया, एक EW/F हो गया। अब इसी फॉर्मूला को इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि यहाँ पे जेड के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट करेंगे जेड की जगह पे। इस फॉर्मूला में क्या क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन कैसा बनेगा, तो यहाँ पे पुट करते जाते हैं। W इक्वल टू जेड का वैल्यू पुट कीजिए, EW/F क्या लिख सकते हैं, Q। फिर जो है EW/F को क्या लिख सकते हैं, 96,500, 96,500। और आप यहाँ पे Q को क्या लिख सकते हैं, IT। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला हमारा बन सकता है, किसी भी टर्म में पूछ ले। चार्ज को यहाँ पे I/T लिख दिए, ये प्रॉपर फॉर्मूला हमारा बन गया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या है, कंक्लूजन है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपन बैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक वेट जो है हमने मोल कॉन्सेप्ट में पहले आपको बता दिया है कि कैसे ट्रिक्स जो है लाते हैं, 20 तक का बता दिया है। 20 तक जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं, तो उसका क्या निकल के आ जाता है, 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकल के आ जाता है। लेकिन लेकिन कुछ 5 जो है एक्सेप्शन होता है उस 20 तक में भी, जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को 1 × 2 करके 2 नहीं बोल देना है, एटॉमिक वेट 1 ही बोलना है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है 35.5 होता है। उसी तरह ट्रिक में क्या था कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर इवन नंबर का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बस एच इट इज छोड़ देना, तो वो एटॉमिक वेट बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का ओड नंबर है एटॉमिक नंबर, तो उसको मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ देना है। तो लेकिन ये किसी किसी केस में नहीं लगता, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक वेट होता है 7, तो जो कि ओड विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो उसके 7 × 2 14 +1 नहीं करना है, सिर्फ 14 पे छोड़ देना है। तो नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक वेट 14 ही होगा। तो इस तरह से हमने 5 वहाँ पे बताया था। तो 20 तक तो सबको आता रहता है कि कितना है नहीं है। लेकिन जो है कुछ कॉमन एलिमेंट डी ब्लॉक का होता है जिसका एटॉमिक वेट हमको पता होना चाहिए, जैसे कि आयरन का 56 होता है ना, जैसे कि कॉपर का 63.5 होता है,
जिंक का 65 होता है और सिल्वर का 108 होता है और बेरियम का 137 होता है, आयोडीन का 127 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, मरकरी का 201 होता है और गोल्ड का 197 होता है। ये सब हमको पता होना चाहिए कि बार बार जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें ये सब यूज होगा, इसलिए हमको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम देखने वाले हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में इस लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं। तो हम देखेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम देखेंगे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे समझेंगे? तो हम क्या करते हैं, दो बीकर ले लेते हैं, दो वेसल ले लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है इससे समझ में आएगा आपको। अब एक सॉल्यूशन में, सॉरी, एक वेसल में एक अलग तरह का सॉल्यूशन है, जैसे कि AgNO3 सॉल्यूशन है, और एक में जो है, एक में आपका सॉल्यूशन है CuSO4 सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इन टू डिफरेंट वेसल्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें मतलब इसका दोनों इलेक्ट्रोड रहेगा, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसका दोनों इलेक्ट्रोड रहेगा। अब इस दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए इस वाले को यहाँ से एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से, और इस वाले को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये प्लेट कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव है तो ये कैसा होगा, निगेटिव। अब ये निगेटिव है तो इसको बनना पड़ेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसको बनना पड़ेगा निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो करंट का फ्लो देखिएगा कैसे होगा, इधर से करंट आ रहा है तो इधर से जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट लेके जाएगा, इसमें क्या है Cu+2 NiSO4-2 है, तो वो माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, तो करंट का फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज जैसे ही दौड़ता है टाइम के साथ Q/T करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट जो है इस तरह से यहाँ से दौड़ेगा। तो यहाँ पे करंट जो है अभी ऐसे जा रहा है, फिर जो है यहाँ पे करंट कैसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा, तो ये इस तरह से फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट जो है दोनों सेल में वही करंट जा रहा है, और करंट वही जा रहा है तो करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू Q/T। और मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में, ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में जो है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में कि चार्ज करंट सेम फ्लो होता है। हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन होता है सीरीज, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। करंट सेम तो क्या सेम है, चार्ज। तो अगर जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सीरीज कनेक्शन में हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो उसमें चार्ज दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, सेम फ्लो होता है। अगर चार्ज सेम फ्लो होगा तो बताइए, when same charge pass through different electrolyte solution connected in this series, then masses of substance deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight। यही होता है फैराडे सेकेंड लॉ। कैसे, तो क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड लिबरेटेड इज मतलब इक्वल टू क्या होता है, Z/Q, Z/Q। और यहाँ Z का वैल्यू अभी क्या देख के आया है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F/Q। और ऐप क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 96,500। ये तो ये भी कांस्टेंट है।
है ना। अभी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये जो करंट और या नहीं तो क्या बोल सकते हैं चार्ज, वो क्या है सेम। सीरीज में कनेक्टेड दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो चार्ज भी क्या है सेम, तो चार्ज भी सेम है। ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो किसी भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर सेम चार्ज फ्लो करवाएंगे बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट सोर्स, तो उस दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो अपना अपना मास डिपॉजिट होगा, वो अपने मास जो डिपॉजिट होगा वो अपने रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए कि Ag प्लस आयन डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे Cu+2 आयन डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका जो है हम मान लेते हैं वेट डिपॉजिट हो रहा है W1 और इसका वेट डिपॉजिट हो रहा है W2। और इसका जो है इसका इक्विवेलेंट वेट जो है EW1 है और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो है EW2 है। तो अब यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा, सेम चार्ज पास हो रहा है, कनेक्टेड सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम चार्ज, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है तो चार्ज सेम रहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि W1 जो होता है इक्वल टू होना चाहिए था EW1/F इंटू क्यू। क्यू क्या है सेम है, सेम पास हो रहा है, कांस्टेंट है। और ये एफ भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है 96,500। तो W1 यानी कि यहाँ जो वेट डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में W1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यानी कि इक्विवेलेंट EW1। उसी तरह यहाँ जो W2 डिपॉजिट होगा मास, वो इक्विवेलेंट वेट E2 के बराबर E2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये चार्ज सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि when the same charge is passed through two different electrolyte solution which is connected in सीरीज में कनेक्टेड इसीलिए सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो then the mass of substance is deposited at electrode is directly proportional to their respective equivalent weight। तो ये है फैराडेज सेकेंड लॉ। ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल्स टू EW1/EW2। यानी कि वेट ऑफ सिल्वर अगर देखेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर मेटल देखेंगे अगर, तो वेट ऑफ सिल्वर मेटल के आगे यहाँ पे क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर का आगे क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट, जो मास डिपॉजिट होगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, उस मास का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यही क्या है फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ये हो गया आपका फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ये फॉर्मूला जो है फैराडे सेकेंड लॉ का हो गया। और ये किससे आया था फैराडे फर्स्ट लॉ से आया था। ये फैराडे सेकेंड लॉ और ये फैराडे फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया फैराडे सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको क्या करना है, लेक्चर को बढ़िया से सुनना है, नोट्स को देखना है, PDF नोट्स को जो टेलीग्राम चैनल पे हम भेजते हैं, और एनालिसिस करना है और रिलेट करना है जो हम पढ़ाते हैं यहाँ बोर्ड पे और जो नोट्स में लिखा हुआ है, सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद खुद आप बता पाओगे कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या सीखे कि जो मास डिपॉजिट और लिबरेट होगा जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्ट होगा सीरीज में, तो उसमें करंट और चार्ज क्या होगा सेम रहेगा। तो उसका जो उस दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना अपना जो मास का रेशियो जो है, उस जो डिपॉजिट होगा वो अपने अपने इक्विवेलेंट के रेशियो के टर्म में होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के टर्म में होगा।
यही क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर था, एक हमारा सिल्वर था, और यहाँ पे क्या था, वेट ऑफ कॉपर। इन दोनों का दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था। तो हम मान लीजिए कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट का रेशियो निकालना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट और मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट का रेशियो निकालना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन एफ इंटू क्यू। फिर नीचे में क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन एफ इंटू क्यू। तो ये एफ क्यू कट जाएगा, तो ये क्या निकल कर आएगा, वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो जो सेम चार्ज पास करने पर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, जो उस दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, वो अपने रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही है। यही है फैराडे सेकेंड लॉ। आपको बोर्ड पर अच्छे से नहीं दिखाई दे तो जूम करके देखते रहना है, समझते रहना है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि कैसे यूज करना है इस फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को। अभी हम कुछ ही न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, 3 ही लेंगे। बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट, जेईई मेन, इन सब का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैसे अभी भी आपका कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे फर्दर लेक्चर में ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका 193 एम्पियर current is 193 ampere current is passed for 200 second through molten MgCl2 find mass of Mg metal deposit। तो देखिए सबसे पहले आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में जो है पहली बार न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा तरीका देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि सबसे पहले आप देखिए कि पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पूछा क्या है। फिर देखिए कि दिया क्या है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर जो है आप इन जो पूछा है और जो दिया है क्वेश्चन में, उसके बीच का रिलेशन निकालिए। अगर कोई फॉर्मूला बैठ रहा है तो वो निकालिए, वो दिमाग में सोचिए। अगर आप कोई डाटा मिस कर रहे हैं, आप फॉर्मूला जो निकाल के बैठ चुके हैं तो उसमें कोई डाटा आपको नहीं मिल रहा है गिवन डाटा में, तो आप फॉर्मूला को फर्दर ब्रेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ के देखिए कि वहाँ छुपा हुआ है। नहीं तो क्वेश्चन को जो है केयरफुल रीड कीजिए, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है किसी न किसी लैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये प्रॉपर बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पे ये तरीका है। और अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइसिस के सवाल को सॉल्व करना है, ये जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के सवाल को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल्स में, जब भी क्वेश्चंस में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन में जब भी मास ऑफ सिंगल सब्सटेंस मेंशन हो क्वेश्चन में, तो हमेशा आपको लगभग में फैराडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, मास ऑफ सिंगल सब्सटेंस। अगर मास ऑफ सिंगल सब्सटेंस अगर दिया है या पूछा है, या तो बोलेगा फाइंड आउट करने या गिवन होगा मास ऑफ सिंगल सब्सटेंस, तो क्या यूज करना है, लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन में फैराडे फर्स्ट लॉ। अगर एक से ज़्यादा मास दिया है, 2 मास दिया है सब्सटेंस का, तब आपको वहाँ पे क्या यूज करना है, फैराडे सेकेंड लॉ यूज करना है। तो अगर आपको सिंगल मास गिवन या फाइंड आउट करने बोले
इन द क्वेश्चन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको फैराडे फर्स्ट लॉ यूज करके देखना है। और अगर आपको फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आपको दो मासेस गिवन या फाइंड आउट करने बोले, तो वो फैराडे सेकेंड लॉ फॉर्मूला से बनेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो भी है तो सबसे पहले देखो कि दिया क्या है। तो दिया सॉरी पूछा क्या है, आस्क क्या है। तो पूछा क्या है यहाँ पे, आस्क क्या है, पूछा है आपको कि कितना मेटल जो है मैग्नीशियम का मेटल डिपॉजिट होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि वेट ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट, ये पूछा है। तो यहाँ पे एक ही वेट पूछा है, दिया तो कुछ नहीं है, तो एक ही मेटल का बात हो रहा है। तो इससे तो पता चल गया कि हमको कौन सा लॉ अप्लाई करना है। और ये एम्पियर वगैरह का कहानी हो रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको इलेक्ट्राइसिस का सवाल है, तो यहाँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगेगा। उसमें से कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगेगा, क्योंकि एक ही सिंगल मास के बारे में कमेंट किया गया है। तो पहले पूछा क्या है वो देख लिए। अब पूछा क्या और दिया क्या है वो देखेंगे। दिया है तुम्हारा करंट 193 एम्पियर, और टाइम दिया है 200 सेकेंड। अब ये टाइम, करेंट और ये वेट में कोई रिलेशन है फर्स्ट लॉ में? तो है। क्या जानते हैं हम रिलेशन? W इक्वल टू जेड क्यू। लेकिन अब जेड और क्यू यहाँ ना ही, जेड क्यू तो जानते हैं, लेकिन यहाँ करंट और टाइम दिया है, तो फर्दर इस फॉर्मूला का क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। और जेड की जगह पे यहाँ पे जो है जेड का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो इसको भी जेड को भी फर्दर पुट करना है वैल्यू को। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू हम क्या जानते हैं, ई डब्ल्यू अपॉन एफ इंटू क्यू। अब ई डब्ल्यू अपॉन एफ, यहाँ तो ई डब्ल्यू यानी कि इक्विवेलेंट वेट किसका किसका देख रहे हो कि मास डिपॉजिट निकालना है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट लेना है। अपन यहाँ एफ का वैल्यू कितना होता है, 96,500। और क्यू क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, डब्ल्यू इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 96,500 आई इंटू टी। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम किसी भी एलिमेंट का उसके एटॉमिक वेट अपन उसका वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट हम जानते हैं निकालना बाय द ट्रिक। एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24, 12 दूना 24, 24। और इसका वैलेंसी फैक्टर मैग्नीशियम कितना होगा। तो ये किस इलेक्ट्रोलाइट से मैग्नीशियम आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये MgCl2 से आया है मैग्नीशियम। और MgCl2 में किस आयन के फॉर्म में ये रहेगा, Mg+2। और किसी मेटल आयन का जो वैलेंसी वेक्टर होगा उसके आयन के चार्ज के इक्वल, यानी कि +2। तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर 2, तो 24/2 तो कितना आ गया, 12। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 12। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 12/90 से 500। करंट कितना है 193, सेकेंड कितना है 200 इंटू वैल्यू जो आपका निकल के आएगा वो 4.8 ग्राम मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी फेराडे आर required to deposit 4.5 gram aluminum metal from AlCl3 from molten AlCl3। अच्छा एक बात और, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था मोल्टेन MgCl2, तो Mg+2 आयन का वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे मोल्टेन की जगह एक्वस रहता तो क्या Mg+2 डिपोजिट कभी होता, नहीं होता। क्योंकि
एसआरपी वाटर का ज़्यादा होता है। अगर ईसीएस में आप देखोगे तो वहाँ पे Mg+2 का डिपोजिशन नहीं होता। तो ऑप्शन में ये भी दिया रहा था कि डिपोजिशन ऑफ Mg+2 आयन नॉट अकर, अगर एक्वा सोल्यूशन वहाँ रहता तो वो आंसर होता। तो यहाँ मोल्टेन और एक्वस को भी ध्यान से देखते रहना है और ऑप्शन को देखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी फेराडे आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.5 ग्राम एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन। बोल रहा है कि मोल्टेन AlCl3 से 4.5 ग्राम Al मेटल को डिपॉजिट करने के लिए कितना फेराडे चाहिए। एक फेराडे मतलब चार्ज चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, कितना फेराडे, हाउ मच फेराडे चार्ज चाहिए ना। फिर चार्ज का एक यूनिट फेराडे भी होता है, जैसे 96,500 कूलम क्या बोलते थे एक फेराडे, तो वही पूछ रहा है। तो ये पूछा है और दिया क्या है, वेट ऑफ एल्युमिनियम मेटल दिया है 4.5 ग्राम, और यहाँ भी एक ही मेटल का जो है मास दिया हुआ है। तो अगर एक ही सिंगल मास रहे तो यहाँ पे फेराडे फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जार इंटू क्यू। और जार का क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑन एफ इंटू क्यू। और यहाँ पे वेट किसका निकाल, यहाँ पे वेट ऑफ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो है डिपोजिशन हो रहा है उसी का मास दिया भी हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम ही होगा फिर, है ना। उसके बाद जो है आपसे चार्ज पूछा है किसमें, फेराडे में, तो यहाँ पे निकालना और ऐप को ऐप ही छोड़ना है, नहीं तो आप कूलम में रखोगे तो कूलम में आ जाएगा वो चार्ज, जबकि निकालना किसमें, फेराडे, हाउ मेनी फेराडे पूछा है। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम अपन वैलेंसी फैक्टर। तो ये एल्युमिनियम कहाँ से आया है, AlCl3 से आया, उसमें किस फॉर्म में है, Al+3 के फॉर्म में है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। और एल्युमिनियम का हम जानते हैं कि कितना होता है वो, एल्युमिनियम का 13×26 27 एटॉमिक वेट, और अपन इसका वैलेंसी फैक्टर 3, तो यहाँ पे 3×27 यानी कि 9, 3 9 जा 27, तो 9 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हो गया तो आपका 9। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, वेट दिया हुआ आपका 4.5 ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ आपका 9/F क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4.5/9 इंटू एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5F। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया आपका 0.9 फेराडे आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 4.5 ग्राम एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन AlCl3। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको इस अप्रोच से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे की क्लासेस में, अभी इतना सफिशिएंट है आपके लिए और मेरे पास भी इतना ही टाइम है। तो अब आपको क्या करना है कि क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपको चैप्टर्स इस मतलब NCERT चैप्टर से जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से जाकर के आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा जो है पढ़ लेना है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, और जो भी NCERT मेंशन था कहीं ना कहीं उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है, तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, when same amount of electricity is passed through molten NaCl and ZnSO4 aqueous solution, then 6.5 gram zinc metal is deposited. Find mass of sodium metal deposit. Find mass of sodium metal डिपॉजिट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या देखते हैं, दिया क्या है, सॉरी पूछा क्या है। तो पूछा क्या है कि कितना मास जो है सोडियम मेटल का डिपॉजिट होगा, ये दिया हुआ है।
यहाँ पे देखिए अब दिया क्या है, मास ऑफ जिंक मेटल दिया हुआ है कितना, 6.5 ग्राम। तो यहाँ दो मास है, तो टू मास जब भी देखेंगे तो कौन सा लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ। फिर आगे सेकेंड लॉ, इतना तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये है, तो आपको जिंक का मास दे दिया है और सोडियम का मास पूछ रहा है आपसे। तो अब यहाँ पे जो है, जो गिवन डाटा है उसको देख के लग रहा है सेकेंड लॉ लगाना है, और यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी लग रहा है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो है, डिपॉजिट जो होता है दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, उनका जो रेशियो होता है आपस में, वो इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमको निकालना है, मान लीजिए सोडियम का, तो ऊपर में रखिए सोडियम के मास को, गिवन है यहाँ पे जिंक का मास तो गिवन है, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हो जाएगा अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, जिंक का ये सोडियम का निकालना है, अपन जिंक का दिया हुआ कितना 6.5, और इक्विवेलेंट वेट दोनों का कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू रिमूव वेट ऑफ सोडियम अपन बैलेंस फैक्टर, रिमूव वेट ऑफ सोडियम 11/23 अपन इसका जो है बैलेंस फैक्टर कितना होगा, Na प्लस का फॉर्मूला रहता है क्योंकि NaCl में Na प्लस का फॉर्मूला है, तो बैलेंस फैक्टर 1। उस तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, जिंक का कितना होता है, अभी बताया था हमने कि इलामेंट का याद रखना है, एटॉमिक वेट 65, और जिंक का जो है बैलेंस फैक्टर क्या होगा, ये आया जन से 4 से, तो जन +2 फॉर्मूला है, तो बैलेंस फैक्टर 2। तो यहाँ पे सब वैल्यू को पुट कर देना है, 23/1, यहाँ पे 65/2, और यहाँ जो आपका सोडियम मेटल का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.6 ग्राम। आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने कुछ नंबर्स देखा, बाद में हम फर्दर बहुत सारे नंबर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ तक खत्म हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थैंक यू।